बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब, आज हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इट मींस वी आर डिस्कसिंग एटॉमिक, ऑर्बिटल, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अच्छा, अब बेटा जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझेंगे। सही है। अब यहाँ पर है क्या कि एक कार्बन, उसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। सही है। तो अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। सही है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। सही है। अब ये क्या करेगा, इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा सिग्मा, और एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सही है। और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ। सही। और आप सब ही जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में फॉर्म होने वाले ऑर्बिटल्स के दरमियान का एंगल 120 डिग्री होता है। सही। अब इसके अंदर एक चीज़ यह है कि 3 ऑर्बिटल तो फॉर्म हो गए। एक जो ऑर्बिटल है 2pz ऑर्बिटल, वो क्या होगा, वो अनहाइब्रिड फॉर्म में ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनके परपेंडिकुलर मौजूद होगा। सही है। देखें, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये वाली कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और ये वाली कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। सही है। तमाम की तमाम एक ही प्लेन पे हैं, तो इनको हम को प्लेनर कहते हैं। सही है, ये को प्लेनर है। अब इसी तरीके कार से इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो क्या करेगा, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। सही है, एक इस कार्बन से, एक पिछले कार्बन से फॉर्म की हुई है। सही है। और क्या करेगा जनाब, एक हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर लेगा। सही, ये बात हो गई। अब इसी तरीके कार से ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। तो एक इस कार्बन के साथ हो गई, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ हो गई, और एक पिछले कार्बन के साथ फॉर्म की हुई है इसने। सही है। इसी तरीके कार से ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस कार्बन से इसने फॉर्म की हुई है, और इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। सही। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, सही, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ऊपर से मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। सही है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए ऑर्बिटल्स अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ हम इस तरीके कार से ड्रॉ करेंगे। ये 2, ये तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तीसरा एटॉमिक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही। इसी तरीके कार से यहाँ पर भी अब इस कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप करते हुए दिखाएंगे हम। सही। इसी तरीके कार से इस कार्बन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। सही है, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग शो कर देते हैं। सही, बनाते हुए साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, पर आपको पता ही है कि तमाम
कि तमाम एक जैसे हैं। सही है, तो इस चीज़ को कंपनसेट कर लीजिएगा। सही, मतलब हर जगह आपने ओवरलैपिंग शो करनी है, तो हम ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। तमाम कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग तो हमने शो कर दी है, बस कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैपिंग शो करने जा रहे हैं बस। सही है, यहाँ पर हमने सब जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर दिया है, बस यहाँ पर क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ड्रॉ कर देंगे। सही है, ओवरलैपिंग हो गई। सही है, मगर एक चीज़ की कमी है यहाँ पर। किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर हमने जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है 2pz उसको शो नहीं किया है। तो अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके कार से ड्रॉ करते हैं। सही है, तो अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम बना चुके हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। सही है, तो इस चीज़ को आप ड्रॉ नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे किसको? अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स को। सही है, सही। तो अब आपको पता है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होगी। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो मौजूद हैं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, इसकी वजह से आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सही, तो इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली। सही है, इस कार्बन ने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, यहाँ ओवरलैपिंग शो कर दी। सही है, ये हो गया। मगर बेटा ये जो ओवरलैपिंग है सिर्फ इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान ही महदूद नहीं रहती। सही है, होता क्या है कि ये भी तो बोलें आपस में कि भाई हमारे साथ ओवरलैपिंग क्यों नहीं कर रहे। एक ही बात है ना, कार्बन एटम है, उसी का 2pz है, तो अब यहाँ पर ओवरलैपिंग क्यों नहीं? तो बेटा यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही होती है। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद नहीं हैं। सही है, यहाँ पे तमाम 2pz ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखिए इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है कार्बन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर और उसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। सही है, अब ये क्लाउड कैसा है? ये दरअसल डीलोकलाइज्ड है। सही है, डीलोकलाइज्ड मतलब एक लोकेशन पे मौजूद नहीं है, एक पोजीशन के ऊपर फिक्स नहीं है। सही है, जैसा कि हमने बात की कि डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो रही है, जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो इस दो कार्बन तक महदूद नहीं है, इन दो कार्बन के दरमियान भी है, इन दो कार्बन के दरमियान भी है, इन दो कार्बन के दरमियान भी है, इन दो के भी और इन दो के भी। अच्छा, ये शो नहीं किया, ये कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन एटम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में,
उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, सही है, पर वो सिर्फ एडजेसेंट मतलब इस तरफ वाले कार्बन्स के साथ मौजूद नहीं है, यहाँ वाले कार्बन्स के साथ भी हो रही है, सही है। तो हमारे पास हुआ क्या कि एक शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गई, सही है। शीट मतलब समझ लीजिए म्यान, म्यान में जैसे तलवार रखी होती है, तो हमारे पास एक एनवेलप है, सही है। शीट कह सकते हैं, एनवेलप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एनवेलप है और उसके अंदर हेक्सागोनल रिंग मौजूद है, सही है। डीलोकलाइज्ड है, ये एक पोजीशन के ऊपर मौजूद नहीं है, ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तमाम कार्बन एटम्स का। अब इसी को जैसे मैंने कि नाम दे दिया, इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इसको हम डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं, सही है। अब देखें होगा क्या कि इस डीलोकलाइजेशन के नतीजे में पाई बॉन्ड जो है वो क्या हुआ है, स्प्रेड्स ओवर ऑल द कार्बन न्यूक्लियाई, सही है। स्प्रेड्स ओवर ऑल द कार्बन न्यूक्लियाई, सही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सबके अंदर। डीलोकलाइजेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स ओवर द इंटायर रिंग। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे आपको शीट की एग्जाम्पल दी, एनवेलप की एग्जाम्पल दी, आप इसको सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, सही है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। अब मॉलिक्यूल की एनर्जी जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सही है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, सही। तो हम इस पिक्चर के थ्रू एक बात समझ सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर है वो एक फुल सिग्मा बॉन्ड तो है, सही है, एक फुल सिग्मा बॉन्ड तो है, मगर जो पाई बॉन्ड है उसको हम हाफ कह सकते हैं, सही है, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तमाम कार्बन्स के दरमियान, सही है। अब इसी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन में तमाम बॉन्ड लेंथ्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, सही। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में जब हम एक्सरे एनालिसिस बता रहे थे, एक्सरे स्टडीज़ बता रहे थे बेंजीन की, तो वहाँ पे बताई थी 1.397 एंगस्ट्रॉम या 1.4 एंगस्ट्रॉम भी उसको कह देते हैं हम, सही। अब इसी बुनियाद पे बेटा, इसी वजह से बेंजीन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सही है, अपनी स्टेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर लेस रिएक्टिव होता है, सही, और बाज़ औक़ात हमें देता है ये एडिशन रिएक्शंस, सही है। उम्मीद है यहाँ तक बात तो सबके समझ आ रही होगी, सही। अब मज़ीद बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। सही है। अब बेंजीन जो है सबके समझ आ गया है कि बेंजीन क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। अब देखिए ये स्टेबिलिटी किस वजह से, ये स्टेबिलिटी किस वजह से, ये है ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सही। पीछे से समझते हुए आ रहे हैं, इस बात को क्लियर करते हुए चलेंगे, सही है। अब देखिए हमने कह दिया स्टेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, और क्यों स्टेबल है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से स्टेबल है। अब इस स्टेबिलिटी का एक्सटेंड कैसे मालूम करें, सही है, कि मतलब किस हद तक स्टेबल है, सही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी। क्या करेंगे जनाब हम, सही है,
एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए इसको हम कंपेयर करेंगे, किसको, बेंजीन को हम कंपेयर करेंगे इसके हाइपोथेटिकल कंपाउंड किससे, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। सही है, इसकी बात मैंने नॉमेनक्लेचर में भी की थी, बहरहाल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है। सही है, 6 कार्बन है, नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले और दूसरे के दरमियान डबल बॉन्ड है। सही है, तो बहरहाल पहले तो मैं बता दूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लगाएंगे आप। सही है, हेक्स। सही है, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, पहली और दूसरी के दरमियान है तो फर्स्ट, तीसरी और चौथी के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 3, और पाँचवीं और छठी के दरमियान है तो 5। साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राईन। सही है, या ऐसे भी कह सकते हैं 1,3,5 साइक्लो हेक्सा ट्राईन। सही है, तो देखिए इसके मुताबिक, इस नेमिंग के मुताबिक पहली और दूसरी में डबल बॉन्ड फिक्स है, तीसरी और चौथी में डबल बॉन्ड फिक्स है, और पांचवी और छठी में डबल बॉन्ड फिक्स है। सही है, तो ऐसा बेंजीन ऐसा है नहीं। सही है, बेंजीन में आपने देख लिया डीलोकलाइजेशन है, पर हम फिर भी ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसा है, चलें ये नेमिंग वाला कंपाउंड है, तो इस मदद से, इसकी मदद से हम स्टेबिलिटी मालूम कर सकेंगे, एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी मालूम कर सकेंगे बेंजीन का। सही है, अच्छा ये बात कर ली। सही है सर, आप कंपेयर करेंगे, पर कंपेयर किस लिहाज से करेंगे आप इसका। सही है, इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, वी विल एस्टिमेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सही है, एस्टिमेशन करेंगे किसकी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, जिसकी मदद से हमें इनका बेंजीन का एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी मालूम हो सकेगा। सही है, अच्छा अब शुरुआत करते हैं एक्सटेंट मालूम करने के लिए। तो देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड है, कैसा साइक्लिक है, हेक्सागोनल है। सही है, बेंजीन से कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो जब भी 6 मेंबर्ड रिंग ही लेंगे। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड जो मौजूद है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। सही है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन। सही है, साइक्लोहेक्सेन बना किससे, साइक्लोहेक्सीन से। सही, इसके नतीजे में जो निकलने वाली एनर्जी है बेटा वो है -119.5 किलो जूल पर मोल। सही, अब इस देखें, अब अगर दो डबल बॉन्ड मौजूद हुई 6 मेंबर्ड रिंग में तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी क्या होगी। देखिए ना, एक सिंगल बॉन्ड थी तो एनर्जी ये आई, अगर सॉरी एक डबल बॉन्ड थी तो ये एनर्जी आई, 2 डबल बॉन्ड होंगी तो क्या एनर्जी आएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या आएगी। उसके लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सर इसको डबल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 239 किलो जूल पर मोल। सही है, ये हमारा कैलकुलेटेड है, हमने एक डाटा की मदद से कैलकुलेशन की और हमने प्रेडिक्ट किया है कि ये आनी चाहिए। अब हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। हाइड्रोजनेशन के नतीजे में आप देखेंगे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
सही है, प्रोडक्ट दोबारा साइक्लोहेक्सेन मिलेगा आपको। अब इसके नतीजे में जो बेटा एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमें -231 किलोजूल पर मोल। सही। आप देख सकते हैं कि जो आपने कैलकुलेट किया है, जो आपने प्रेडिक्ट किया है, उसके करीब तर है। सही है, कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा फ़र्क के साथ नहीं आई हमारे पास। सही है। इसके बिलमुकाबिल हम अगर बेंजीन लें और इसकी हाइड्रोजनेशन करें तो क्या आएगी वैल्यू? तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? अब आप बोलेंगे सर हम दोबारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन था उसकी जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई थी वो -119.5, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो फिर हमने ऐसा कंपाउंड लिया, ऐसा हेक्सागोनल कंपाउंड लिया जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद थी, उसके हाइड्रोजनेशन के नतीजे में हमें -231 मिली, जो कि करीब तर थी हमारी कैलकुलेटेड के। सही। सही। तो इसी तरीके कार से बोलेंगे सर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब यहाँ पे चूँकि 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सही है। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद नतीजा क्या आएगा आपके पास, क्या वैल्यू आएगी? तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 358.5 किलोजूल पर मोल। सही है। तो बेंजीन के हाइड्रोजनेशन के नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। सही है। तो बहरहाल हम एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म करवाते हैं और हम जब देखते हैं और हमें यहाँ पे कंपाउंड मिल जाता है साइक्लोहेक्सेन, तो इसका डेल्टा एच है बेटा कितना? -208 किलोजूल पर मोल। सही है। अब यहाँ पर ये वाली बात नहीं है जो अभी पीछे आपने देखी कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, मगर यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान 358.5 और 208 के दरमियान यहाँ पर बेटा आ जाता है 150.5 किलोजूल पर मोल का डिफरेंस। सही है। यहाँ पर डिफरेंस बढ़ गया है। सही है। अब बेटा ये जो एनर्जी आई है या ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सही है। कैसे डिफाइन करते हैं? द रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस। सही है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड, जो आपका ये 358.5 कैलकुलेटेड था, एंड द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, जैसे कि -208, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सही। अब इसमें काफ़ी सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि आप कहेंगे हाँ सर कैलकुलेटेड समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड समझ में आ गया, इन दोनों का फ़र्क ले लिया, उसको आपने रेजोनेंस एनर्जी कह दिया। मगर सर आपने बीच में कोई बात कही कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? इस चीज़ को समझ लीजिए बेटा कि जैसे कार्बन इनके दरमियान बॉन्ड्स फॉर्म हुई है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सही है। तो इस तरीके कार से ये जो अल्ट्रेशन चल रही होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस चीज़ को ही आप कॉन्जुगेशन कहते हैं। सही है। सही है। इस चीज़ को ही आप कॉन्जुगेशन कहते हैं। सही है। और इस कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी डेवलप होती है। सही है। उस स्टेबिलिटी की वजह से जो हम हाइपोथेटिकल कंपाउंड कंसिडर करते हैं उसके बिलमुकाबिल एक्चुअल की एनर्जी कम आती है। सही है। और फिर उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। सही। तो इसको हम कुछ इस तरीके कार से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हम शो कर दें एनर्जीज़,
सही। तो हमने शो किया, उसको थोड़ा और नीचे ड्रॉ करना। 1 साइक्लोहेक्सीन या सिर्फ साइक्लोहेक्सीन, सही। तो यहाँ पर आपको डेल्टा एच मिल रहा था -119.5, सही है, किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजनेशन कर रहे थे आप इसकी, सही है। सबके हाइड्रोजनेशन के नतीजे में प्रोडक्ट एक ही मिलेगी आपको, सही है, साइक्लोहेक्सेन मिलेगी। अब इसके बाद आपने लिया सही है, इसको क्या नाम देंगे, सही है, 1 2 3 4, सही है। तो इसको कह लेंगे 1,3 साइक्लोडाईहेक्सीन, सही है, 1,3 साइक्लोडाईहेक्सीन। इसकी भी हाइड्रोजनेशन की और इसके नतीजे में निकलने वाली एनर्जी कितनी थी, -231 किलोजूल पर मोल, सही है। यूनिट में लिख नहीं रहा हूँ पर मैं बोल रहा हूँ 231, तो ये 231.5 है एक्चुअल। अब ये जो हमने हाइपोथेटिकल बेंजीन कंसिडर किया है, सही है, इसके ऊपर लिख देंगे क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। इसमें अब यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये हम कैलकुलेटेड लिख रहे हैं, सही है। तो इसको हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सही है। तो अब डॉटेड लाइन तो ड्रॉ नहीं की, तो हम क्या करते हैं, लाइन को ही ड्रॉ करके उसको हमने इस तरीक़ेकार से डॉटेड बनाने की कोशिश कर दी है, सही है। बहरहाल ये चीज़ शो कर रही है कि ये क्या है, ये कैलकुलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड नहीं है, सही है। तो यहाँ पर डेल्टा एच कितना आ रहा है, कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन 358.5, सही। अब हमने देखना है बेंजीन का, तो ये यहाँ पर हमने 3H2, यहाँ भी +3H2, सही। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी, -208, सही। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इतनी आनी चाहिए थी, सही है, ये बेंजीन की, यहाँ ये इतना ही होना चाहिए था, पर इतना नहीं है, सही है। तो यहाँ तक जो इसका डिफरेंस है, सही है, यहाँ तक का जो इसका डिफरेंस है, इस चीज़ को आप कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी, सही है। रेजोनेंस एनर्जी और डिफरेंस आप लोगों ने निकाला था, और आप लोगों को डिफरेंस याद होगा कि कितना था। डिफरेंस था बेटा -150 या 150.5, सही है। तो इस चीज़ से भी हमें पता चल गया, हमने एक्सटेंट मालूम कर लिया कि बेंजीन इज़ मोर स्टेबल, सही है। -150 का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है। बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, सही। और इसी एनर्जी को आप कह रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी, सही है। इट मीन्स दैट
benzene show the phenomena of resonance which make it more stable than the others. So in benzene electrons are delocalized, making it a very stable molecule, सही है। आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दी, देखें कि एनर्जी इसकी क्या है, कम है इस हाइपोथेटिकल के मुकाबले में। तो जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सही है, ये एक नेचुरल चीज़ है। अच्छा, अब इसमें रेजोनेंस एनर्जी का जिक्र हुआ और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस होगा। तो अब रेजोनेंस क्या चीज़ है सर? रेजोनेंस एनर्जी तो हम समझते हैं, रेजोनेंस नहीं समझते। तो रेजोनेंस क्या है बेटा? देखिए, रेजोनेंस हम क्या कहते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग schemes of valence electrons of atoms is called resonance. सही। एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि हम बनाएंगे रेजोनेंस के लिए, उनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सही है। अब आप कह रहे होंगे सर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सर आपने लिख तो दी डेफिनेशन पर हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। तो बेटा देखिए, इसके लिए समझिए, अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड किसी दो कार्बन एटम्स के दरमियान फिक्स नहीं है, सही है। तो अगर हम कैक्यूल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हमने ड्रॉ किया और उसके बाद हमने ये ड्रॉ किया, सही। तो आप एक चीज़ देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन दो के दरमियान नहीं थी, यहाँ पर इन दो के दरमियान शो की है, सही। तो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड हैं, चूँकि फ़िक्स नहीं है, रेजोनेट कर रही हैं, तो इसका मतलब आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। ये दोनों स्ट्रक्चर हमें दिए थे किसने? कैक्यूल ने। ये कैक्यूल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। सही। इसी तरीके कार से कुछ और भी हो सकते हैं कि मतलब डबल बॉन्ड रेजोनेट कर रही है, कहीं भी हो सकती है, किसी भी दो कार्बन एटम्स के दरमियान हो सकती है। सही है। तो दो स्कीम तो आपको बता दी ना, सही है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सही है। डिफरेंट पेयरिंग हो गई। अब इसी तरीके कार से कुछ और पेयरिंग्स भी शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी, क्योंकि इसके थ्रू आप एक और चीज़ भी समझेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, सही। तो अब यहाँ पर पहले और चौथे के दरमियान डबल बॉन्ड है, पांचवे और छठे और दूसरे और तीसरे कार्बन। यहाँ पर दूसरे और पांचवे और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गई। इसी तरीके कार से यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गई, यहाँ और यहाँ। अब ये जो बेटा बाकी के तीन स्ट्रक्चर हैं, पहले दो बनाए जिसको कैक्यूल स्ट्रक्चर आपको बता भी दिया, ये स्ट्रक्चर हमें दिए थे डिवॉर स्ट्रक्चर्स कहते हैं हम इसको। कुछ लोग इसको दीवार भी पढ़ते हैं, देवर भी पढ़ते हैं, बहरहाल आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, सही। तो ये स्ट्रक्चर्स भी दिए गए, मगर आप इनमें एक चीज़ देख सकते हैं कि
यहाँ पर जो डबल बॉन्ड शो की जा रही है वो पहले और चौथे कार्बन के दरमियान, सही है, अपोजिट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये लेंथ बाकी ये जो दो डबल बॉन्ड है इनके मुकाबले में ज़्यादा है, सही है। मतलब C1 और C4 के दरमियान जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसकी लेंथ ज़्यादा है बाकी तमाम से। इसी तरीक़ेकार से दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे और पाँचवें के दरमियान जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसकी लेंथ ज़्यादा है बिलमुकाबिल तीसरे चौथे और पहले छठे के दरमियान। इसी तरीक़ेकार से यहाँ पर तीसरे चौथे के दरमियान, तीसरे और छठे के दरमियान जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो ज़्यादा है किससे, पहले दूसरे और चौथे पाँचवें के मुकाबले में, सही। तो अब देखें चूँकि ये ज़्यादा है तो इट्स नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली, सही है, एनर्जेटिकली ये फेवरेबल नहीं है। तो हम अमूमन जो कंसिडर करते हैं वो हम कैक्यूल के यही दो स्ट्रक्चर्स कंसिडर करते हैं, सही है, जो कि कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सही। अब ये जो आपके पास तीन ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर में, इनको आप क्या कहते हैं जनाब, मैं इसको रब कर दूं, सही है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, सही है, इनको आप कहते हैं कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। और क्या नाम दे सकते हैं इनको आप, और इनको आप कहते हैं रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, सही, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि आप बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, सही है। अब देखें रेजोनेंस शो करने के लिए हम ये डबल हेडेड एरो शो करते हैं, सही है, डबल हेडेड एरो बनाते हैं, सही है, इसका मतलब ये भी है ये भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सही। अब यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स लेंथ हैं तमाम की तमाम, सही है, बेंजीन के अंदर तमाम की तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो हैं वो इक्वल हैं, सही है। इन बेंजीन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सही है। मतलब तमाम चीज़ें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस, इनको शो कर रही हैं, सही है। क्योंकि देखें लेंथ बराबर है, तो देखें अगर देखें लेंथ बराबर मतलब जैसे ये होता कि फ़िक्स होती है, अगर इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होती है, थोड़ी कम होती लेंथ और ये ज़्यादा होती, सही है। आपने पढ़ाई है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगी करीब आते चले जाएंगे, सही है। तो बेंजीन में तमाम बॉन्ड्स, तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या हैं, बराबर हैं। पर ये बिल्कुल भी ना अल्केन जैसी हैं, ना अल्कीन जैसी हैं, ना अल्काइन जैसी हैं, सही है। मतलब वो वैल्यूज़ नहीं है इसकी। जैसे अल्केन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, सही है, ये अल्केन के अंदर है। अब अगर हम अल्कीन के अंदर बात करें तो अल्कीन के अंदर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम, सही। और अगर हम बात करें अल्काइंस के अंदर तो अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम, सही। पर अभी मैंने क्या कहा कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो ना अल्केन जैसी है, ना अल्कीन, ना अल्काइन। अब आप ख़ुद गैस कीजिएगा इसकी वैल्यू से कि ये किन दो फैमिलीज़ के दरमियान आ रही है बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है। सो द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम, सही है।
ज़िक्र हम इसका पहले भी कर चुके थे, आपको बताया था 1.397 या 1.4। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि ये किन दोनों के दरमियान आ रहा है, अल्केन अल्कीन के दरमियान या अल्केन अल्काइन के दरमियान या अल्कीन अल्काइन के दरमियान। सही है। तो आप वैल्यू देख के जज कर सकते हैं कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन अल्केन एंड अल्कीन। सही है, इन दोनों के दरमियान का एक इंटरमीडिएट है, एक बीच की वैल्यू है। सही है, एक इंटरमीडिएट वैल्यू है। सही। अब इसी वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है जो कि रेजोनेट कर रही है, सही है, उसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए करते क्या हैं, कार्बन रिंग के अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। सही है। तो उम्मीद है कि बेंजीन के बारे में जो हमने इतनी सारी बातें की हैं सब समझ में आई होंगी। पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि शुरुआत में जो बातें की कि जैसे 40 साल बाद इसके स्ट्रक्चर का पता चला, कंफ्यूज रहे इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो अब ऐसा नहीं है। अब काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारी बातें हम इसके बारे में जानते हैं, हम कंफ्यूज्ड नहीं हैं अब इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।